संजय झा के आवास पर हुई बैठक, जिसमें जेडीयू के जिला अध्यक्षों के साथ ये अहम बैठक की गई। निशांत कुमार इस बैठक में शामिल हुए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज संजय झा के आवास पर जेडीयू के जिला अध्यक्षों के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें निशांत कुमार शामिल हुए। ललन सिंह भी संजय झा के आवास पर मौजूद रहे। बैठक के बाद संजय झा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू का भविष्य तय है, सीएम नीतीश ही फैसला लेते हैं। सोमवार से पूरी तरह से पार्टी में एक्टिव रहेंगे निशांत कुमार। संजय झा ने यह बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के देखरेख में ही नई सरकार बिहार में बनेगी। आज भी वो जिला अध्यक्ष जो हमारे जो नए जिला अध्यक्ष उनसे उनकी मीटिंग हुई है। कल वो 1 बजे पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी का ज्वाइन क्या करना है, पार्टी में तो है ही, वो फॉर्मली पार्टी का काम शुरू करेंगे। सर, पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात, फिर विधायकों के साथ मुलाकात कैसे देखते हैं? नहीं, मैं देखता हूं कि एक सही बात है कि नीतीश जी की बनाई हुई पार्टी है। उनके 20 साल के काम का इतना बड़ा लेगेसी है, जो काम उन्होंने किया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बहुत लोग को लगता है कि राज्यसभा जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 25 से 30 तक जो सरकार चलेगी बिहार में, उसमें उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी। उन्होंने लिखा भी है और उन्होंने बोला भी है कल के बैठक में, उनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। पार्टी का काम वो देखेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस सरकार को गाइड करेंगे जो सरकार चलेगी यहाँ पर। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां से नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे। सीएम ने ब्रिज का निरीक्षण किया और जल्द ही काम पूरा करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। सीएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। क्षेत्र के विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद से नीतीश कुमार का यह पहला दौरा है। नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी भी मौजूद रहे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे थे। ये तो सबसे पहले बात से हम कह रहे हैं कि इसको जरा ऊपर वाला चले। जी सर, वो हो गया है। तो सब लोगों को सुविधा हो गई। हम तो दोनों उसी से आकर के जब शुरू करवाया तो किए, अब बाद में इसको भी करवा दे। फिर हम अभी आए हैं तो कर दीजिए तो अच्छा हो जाएगा सर। 1 महीना स्पीड से कर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल से जेडीयू में शामिल होकर सियासत की नई पारी खेलने जा रहे हैं। लेकिन राजनीति के पिच पर उतरने से पहले ही वे पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। निशांत कुमार ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर निशांत कुमार ने एक अहम बैठक की, जिसमें 12 से ज्यादा पार्टी के युवा विधायक शामिल हुए, जिनसे निशांत कुमार ने विस्तार से सभी मुद्दे पर चर्चा की। और इस बैठक में संजय झा के साथ मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल थे। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने से पहले ही एक्शन में दिख रहे हैं, वो बिहार और देश की सियासत को बड़ा संदेश देने की तैयारी में हैं। तो निशांत कुमार कल दोपहर 1 बजे जेडीयू की सियासी पिच से सियासी पारी खेलने के लिए उतर रहे हैं। बिहार की राजनीति में निशांत की एंट्री को जेडीयू ग्रैंड वेलकम सेरेमनी के तौर पर मनाने की तैयारी में है। निशांत ने भी जेडीयू ज्वाइन करने से पहले ही पार्टी नेताओं के साथ मैराथन बैठक कर अपनी धमक दिखा दी। और ये तस्वीर बताती है कि निशांत कुमार स्पष्ट सोच और दूरदर्शी नीति के साथ राजनीति में उतर रहे हैं। यानी वे एक अनाड़ी की तरह नहीं, बल्कि धुरंधर के तौर पर राजनीति में कदम रख रहे हैं। जेडीयू ने भी निशांत कुमार के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। जेडीयू दफ्तर में निशांत के स्वागत में कई पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में ग्रैंड एंट्री को लेकर बिहार की राजनीति में गजब का उत्साह भी देखा जा रहा है। एनडीए के तमाम नेता निशांत कुमार के राजनीति में आने का स्वागत कर रहे हैं और उनके आने से युवा नेताओं में नया जोश आने की उम्मीद भी जता रहे हैं। इसके साथ ही सभी का मानना है कि निशांत कुमार के आने से जेडीयू में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। कि निशांत जी को आगे आना चाहिए। युवा है, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच है, तो वैसे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज नहीं,
हम लोग लगता है कि 2 साल पहले भी इस बात को कहा था, विधानसभा के चुनाव से पहले भी कहा था। और सभी के भावनात्मक जो इच्छा थी उसका आदर करते हुए निशांत जी का राजनीति में एंट्री होगा और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम तो इस राय के पहले से रहे हैं। हम पहला आदमी हैं जो हमने सुझाव दिया था कि निशांत को लाना चाहिए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू को फायदा होगा। जरूरी था तभी तो हमने अभी नहीं काफी पहले सुझाव दिया था कि निशांत को जेडीयू में लाना चाहिए। निशांत ने एक भी ऐसे कोई काम नहीं कि जिससे उनके पिताजी पर या उनके सरकार पर, उनकी पार्टी पर कोई आरोप लगा सकता है। तो मैं समझता हूं कि निशांत जी, नौजवानों में एक नया जोश आएगा, नौजवान उत्साहित होगा और निश्चित तौर पर अगर वो स्थान अपना छोड़ रहे हैं तो जो गैप होगा उस गैप को भरने का काम निशांत जी करेंगे। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। रूटीन चेकअप के बाद लालू प्रसाद पटना पहुंचे हैं। उनके साथ राबड़ी देवी भी थीं। पटना एयरपोर्ट पर राबड़ी देवी ने कहा, सीएम नीतीश कुमार को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, उन्हें बिहार से भगाया जा रहा है। तो रूटीन चेकअप के बाद लालू प्रसाद यादव पटना लौटे हैं। यह तस्वीर आपको पटना एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ राबड़ी देवी भी मौजूद थी और इस दरमियान बातचीत करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। मैडम, नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं मैडम। बताइए। बढ़ते आगे, कल अमित शाह से मिलेंगे सम्राट चौधरी। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के बागडोगरा जाएंगे और बागडोगरा में अमित शाह से सम्राट चौधरी की मुलाकात होगी। बागडोगरा से कोलकाता भी जाएंगे सम्राट चौधरी। अमित शाह के साथ ही कोलकाता जाएंगे सम्राट चौधरी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कल अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा जाएंगे और बागडोगरा में अमित शाह से मुलाकात होगी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोलकाता जाएंगे। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां रक्सौल में हिरासत में 2 मानव तस्कर लिए गए। मोहम्मद अरमान, मोहम्मद इकबाल हिरासत में लिया गया है। एसएसबी ने नाबालिग हिंदू लड़की को मुक्त भी करा लिया है। नाबालिग लड़की को लेकर नेपाल जाने की तैयारी थी। नेपाल में रिश्तेदार के पास ये ले जा रहे थे। फर्जी टिकटॉक ऐप के जरिए फंसाया था और शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया गया था, जिसके बाद देखिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभी हिरासत में लिया है। भागलपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक अपने हाथ में देसी कट्टा लेकर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। यह बेहपुर थाना अंतर्गत गौरीपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। युवक का नाम छोटुआ ठाकुर है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन आप ये तस्वीर देखें जिसमें युवक आपको नजर आ रहा होगा और ये पिस्टल उसके हाथ में, देखिए किस तरीके से वो फायरिंग भी कर रहा है। युवक ने कट्टा लहराया और फायरिंग भी की। अगली खबर कटिहार से है, जहां गाने की धुन पर हवाई फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो कोढ़ा थाना क्षेत्र का है। वीडियो में एक शख्स किसी शादी समारोह में हवाई फायरिंग करता दिख रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप ये तस्वीर देखें, शादी समारोह में पहुंचा ये युवक जिसके हाथ में ये हथियार दिख रहा है और शादी समारोह में दनादन फायरिंग करता हुआ युवक नजर आ रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। शौच के लिए गई महिला से रेप किया गया है। गांव के ही 2 युवक पर आरोप है।
पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। फुलवारीशरीफ के नौबतपुर की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं, जहां महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। शौच के लिए गई महिला से 2 युवकों ने रेप किया है। 2 युवक पर आरोप है। एक 35 वर्षीय महिला के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि दिनांक 5 मार्च 2026 को संध्या करीब 7:30 बजे उनके साथ एक दुष्कर्म की घटना घटी है। इस संबंध में 2 व्यक्तियों को नामजद करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा इस संबंध में एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है। इस संबंध में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नालंदा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला है। मुन्नू कुमार के रूप में युवक की पहचान हुई है। 4 मार्च से ही लापता था। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। लड़की के चचेरे भाई पर ही हत्या का आरोप लगा है। सिलाव थाना क्षेत्र के पांकी गांव में शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक का संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया है। युवक की पहचान मुन्नू कुमार के रूप में की गई है। 4 तारीख को रात में 10 बजे हम धरे थे दोनों को अपने छत पे। लड़की आई गई थी मेरे घर पे छत पे। दोनों से हुआ था धरे। इसका भाई को सबको बुलाने गए, चचेरा भाई को, तो सब मिलके 6 मिलकर घर में आके हम लोग को मारने लगा, फैमिली को, परिवार को। में हम लोग आए हैं, यहाँ पे सूचना मिला था कि एक तालाब है, इसी में डेड बॉडी मिला है। तो मृतक का नाम मनी कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय उपेंद्र राम, ग्राम पांकी, उम्र लगभग 30 वर्ष। क्या कारण? अब जो प्रथम दृष्टया कारण पता जो चल रहा है कि कुछ इनका अवैध संबंध वगैरह का आ रहा है। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक बार फिर से कानून का हथौड़ा चला है। निगरानी की टीम ने बीडीओ कृष्णा राम के 5 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें निगरानी की टीम को बड़े पैमाने पर काली कमाई के सबूत हाथ लगे हैं। बीडीओ कृष्णा राम फिलहाल सीतामढ़ी में सुरसंड के बीडीओ हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत पर निगरानी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कृष्णा राम के पटना से लेकर मोतिहारी और सीतामढ़ी तक 5 ठिकाने पर एक साथ दबिश दी थी। छापेमारी में लाखों की अवैध चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का खुलासा हुआ है। मोतिहारी में छापेमारी खत्म होने के बाद जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक महंगी जमीन के 21 डीड के साथ ही कई बैंक खाते के बारे में जानकारी मिली है। मोतिहारी में कृष्णा राम का किराए का घर है और तुरकोलिया के शंकर सरैया में पैतृक घर। कि सुरसंड में अभी बीडीओ के पद पर तैनात श्री कृष्णा राम के पास आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया गया है निगरानी थाने में, और जो जांच हुई है उसमें इनके पास से 21 भूखंड परचेज किए गए हैं। पटना में फ्लैट वगैरह होने की बात है और विभिन्न बैंकों में निवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में निगरानी थाना कांड संख्या 2926 दिनांक 5/3 को दायर किया गया। आय से अधिक मामले में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये घर है जहां पर जो है कृष्णा राम जो सुरसंड में बीडीओ के पद पर तैनात है और उनके खिलाफ में बड़ी छापेमारी जो है वो निगरानी की टीम कर रही है। लगातार ये शिकायत मिली थी कि कृष्णा राम जो है उनके आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसको लेकर जो है वो जांच भी हुई थी और जांच में जिस बातें सामने आई है, देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो जांच में जुटे हुए हैं और कई घंटों से इनका जो पैतृक गांव है शंकर सरैया, वहाँ पे भी निगरानी की टीम पहुंची है। यहाँ उनका जो किराए का मकान है, यहाँ पे भी निगरानी की टीम पहुंची है। उनकी पत्नी शिक्षिका है। वैसी स्थिति में निगरानी की टीम पूरी जांच में जुटी है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस की दबिश जो है लगातार जो निगरानी की टीम है वो यहाँ पहुंची है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। जो जानकारी मिली है कि लगातार आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था उसको लेकर जांच भी हुई थी, तमाम जो बातें सामने आ रही थी। उसके बाद में निगरानी की टीम इनके पैतृक घर, इनके डेरे, दोनों जगह पर जो है वो घंटों से जो है वो जांच जुटी है और तमाम कागजातों की जांच भी कर रही है। उनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ममता सरकार पर घोर नाराजगी जाहिर की है। राष्ट्रपति को उत्तर बंगाल में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन के लिए अनुमति नहीं दी गई, जहां राष्ट्रपति आज मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने ममता का नाम लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और पश्चिम बंगाल सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने राष्ट्रपति का स्वागत नहीं किया। उन्हें संथालों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से भी रोका गया। लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। तो पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। बढ़ते आगे, ईरान और इजराइल युद्ध का आज 8वां दिन है। ईरान और इजराइल, अमेरिका एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। कहीं इमारतें तबाह हो गई तो कहीं मिसाइल हमलों की वजह से आग लग गई है। कहीं एयरपोर्ट पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए तो कहीं बड़ी कंपनियों के दफ्तर मिट्टी में मिल गए। ये 10 तस्वीरें महायुद्ध के 8वें दिन की तबाही की गवाही खुद ही दे रही है। तो इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान लेबनान में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जंग का ये 8वां दिन, और जो बड़ी खबर है, ईरान लेबनान में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जंग का ये 8वां दिन, और ये तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। तबाही हर तरफ दिख रही है और मौत भी हो रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है और कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अमेरिका में ईंधन महंगा हो गया है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में तेल संकट की स्थिति बनती दिख रही है। हालांकि भारत के लिए राहत की खबर यह है कि यहां तेल की कोई कमी नहीं है और रूस लगातार भारत को तेल आपूर्ति करने के लिए तैयार है। वहीं देखिए, आम जनता पर भी ईरान जंग की मार देखने को मिल रही है। ये पहली मार आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है। आज से ही एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतें लागू हुई हैं। दिल्ली में 913 रुपए घरेलू सिलेंडर की कीमत पहुंची है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 115 रुपए बढ़े हैं। सरकार रिफाइनरों को अभी एलपीजी दे चुकी है। उत्पादन बढ़ाने का आदेश भी सरकार की तरफ से दिया गया है। तो भले ही जंग 7 समंदर पार हो रही हो, लेकिन इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में। दरअसल जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मौत की खबर सामने आई थी, जम्मू कश्मीर में मातम छा गया था। भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे, खामेनेई के मारे जाने का मातम मना रहे थे। और हाल ही में श्रीनगर के लाल चौक में भारी तादाद में लोग एकजुट हुए थे, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से लाल चौक के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद से हालात अब सामान्य हो गए हैं। दिन बाद आज पूरे कश्मीर में अब हालात जो है सामान्य स्थिर नजर आते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त हमें ऐतिहासिक लाल चौक घंटाघर के पास है, जहां पे आज से ठीक 5 दिन पहले एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। आज आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों के द्वारा कि किस तरह से आज पूरा लाल चौक खुल गया है, गाड़ियों का आवन जावन शुरू हुआ और वही साथ ही साथ दुकानें खुल चुकी हैं। आपको याद दिलाते चले, लाल चौक एक कमर्शियल हब रहा है हमेशा। फिर आप टूरिस्ट या लोकल्स के हवाले से बात करें या कोई भी लोग जो दूर दराज के गाँव से आते हैं यहाँ खरीदो फरोख्त करने के लिए, 5 दिन के लिए ऐतिहासिक लाल चौक बंद रहा था। और कल खुद
जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स श्रीनगर के शहर खास यानी डाउनटाउन इलाके में गए, वहां जायजा लिया उन्होंने और कहीं ना कहीं अब जाके इंटरनेट सर्विसेज भी रेस्टोर हुई है। अब इंतजार है तो वो इस बात का है कि विंटर ब्रेक के बाद अभी तक स्कूल्स नहीं खुले थे, साथ ही साथ कई सारे ऐसे इम्तिहानात थे जो पोस्टपोन हो गए थे, उनकी नई डेट्स कब आएगी। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि किस तरह से अब कश्मीर वैली वापस से नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर लाल चौक से मैं सरोज कफील। और अब खबरें आपको खेल की दिखाते हैं। रविवार को अहमदाबाद में होने जा रहे T20 फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग मैच देखने के लिए अहमदाबाद जाने की तैयारी भी कर रहे हैं और इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। फ्लाइट टिकटों के बढ़ते दाम व ट्रेन में टिकटों की कमी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली से साबरमती के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह विशेष ट्रेन शनिवार रात 11:45 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से दिल्ली और आसपास के इलाकों से अहमदाबाद जाने वाले क्रिकेट प्रशंसकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।